नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी आश्रम TSA परिवार में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था EVS का 2 क्लास हमने देख लिया था। हम EVS के 3rd क्लास देख रहे हैं। हम MP टेट के सिलेबस वाइज EVS को लेकर के चल रहे हैं। MP टेट वर्ग 3 का है ये। हमने देखा है कि कहीं भी लगभग सिलेबस के अनुसार नहीं मिल रहा है, तो हमने सोचा कि एक बार सिलेबस के अनुसार लेकर के चलते हैं। देखते हैं ये तीसरी क्लास में क्या है। हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधे और पेड़ पौधे एवं मनुष्य की अंतःनिर्भरता। पेड़ पौधे के साथ मनुष्य की क्या अंतःनिर्भरता है, हम देखेंगे उसके बारे में। पेड़ पौधों का सबसे पहले वर्गीकरण देखते हैं कि वर्गीकरण में क्या है। पादप जगत में क्या है, वनस्पति जगत में पौधों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। एक तो थैलोफाइट है, ब्रायोफाइट है और ट्रेकियोफाइट है। मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। तो ये थैलोफाइटा में क्या क्या आता है, फिर ब्रायोफाइटा में क्या क्या आता है। हालांकि हो सकता है कितना डीप ना पूछे, लेकिन वर्गों के अनुसार जैसे पूछा था उसमें इसमें भी डीप जा सकता है। तो ट्रेकियोफाइटा जो है तो 3 तरह से होता है। 3 तरह से क्या क्या है इसमें। टेरिडोफाइटा है इसमें। पादप जगत में पौधों का वर्गीकरण किस तरह से, एक तो थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया और ट्रेकियोफाइटा हो गया। अभी इसमें देखते हैं कि ट्रेकियोफाइटा में 3 प्रकार के हैं। तो इसमें ट्रेकियोफाइटा में टेरिडोफाइटा है, जिसका बड़ा उदाहरण समझ लीजिए फर्न है। और साथ ही इसमें अनावृत्ति बीजी है एक। इसमें अनावृत्ति बीजी है, जिसे हम जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। एक तो आवृत्ति बीजी भी है, जिसे एंजाइमोस्पर्म। आवृत्ति बीजी, अनावृत्ति का मतलब होता है जिसे बिना कवर का हो या बिना नग्ना, ऊपर से कोई कवर ना हो, ऐसे पौधे या फल होते हैं। आवृत्ति बीजी में ऐसा होता है कि जिसके ऊपर से कवर लगा हो। उसमें जो है, इसमें भी आवृत्ति बीजी में भी 2 प्रकार से होते हैं। एक बीज पत्री होता है और द्विबीजपत्री। तो एक बीज पत्री में ऐसा होता है कि इसमें एक ही बीज निकलते हैं, जैसे गेहूँ हो गया। और द्विबीजपत्री में ऐसा है जैसे मूंगफली, उसके अंदर दो टुकड़े हो जाएंगे निकालने पे। चना हो गया। तो इस तरह से है। आगे देखते हैं इसमें कि थैलोफाइटा में किस तरह से है, क्या क्या है इसके अंतर्गत। थैलोफाइटा में ज़्यादातर देखते हैं हम कि थैलोफाइटा, फिर हम इसका तीनों का वर्गीकरण करेंगे। ज़्यादातर इसमें जो है तो ज़्यादा संकीर्ण नहीं देखना है इसमें। थोड़ा सा जूम करते हैं। थैलोफाइटा में इसमें शैवाल, कवक एवं जीवाणु लाइकेन आते हैं। शैवाल क्या होता है, फिर कवक क्या है, जीवाणु क्या है, इसके उदाहरण क्या है, हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग क्या होता है, थैलोफाइटा का होता है। पादप जगत के क्या है सबसे बड़ा वर्ग, थैलोफाइटा। इसी में शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, लाइकेन है। इसको देखेंगे क्या है। शैवाल में क्या है कि शैवाल एल्गी, यानी शैवाल कई रूप में मिलता है। शैवाल कई रूपों में मिल सकता है। ये तो एक सपोसी है शैवाल, आप देखते हैं काई रूप में मिलता है। काई रूप में जो है तो जैसे कहीं पानी भर गया, जमाव हो गया, पेड़ पौधा है, घर है, पानी जम गया, तो छतों पे देखिए कि बारिश की रिसाव या पानी के रिसाव के चलते वहाँ पे थोड़ा सा काई टाइप का जमता है, वहाँ पे हरा हरा होता है, क्योंकि ये पर्णरहित पर्णहरित शैवाल है। पर्णहरित का मतलब होता है जो क्लोरोफिल होता है, जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, पर्णहरित क्लोरोफिल, वो शैवाल में भी होता है। ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी किस तरह से होंगे, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि ये हरे रंग के होते हैं और ये जो है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये शैवाल क्या होता है कि स्वपोषी होता है। अगर शैवाल ये पूछ लेता है कि क्या शैवाल, माफ़ करिएगा, पूछेगा कि शैवाल क्या जैविकी है या अजैविकी है, तो आप बताइएगा शैवाल जो है तो एक जैविकी पदार्थ, जैविकी है। जैविक क्रिया करके अपना भोजन भी बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसमें शैवाल में और क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन। विटामिन में क्या मिलता है, ये जो है तो अपना भोजन कैसे बनाता है, ये इसे कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। इसमें शैवाल में कार्बोहाइड्रेट भी होता है और विटामिन में ACDE। अब बताइएगा कि इसमें जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं और वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, क्या यही जो है तो इनमें। और अच्छा, ACDE ये कौन से, मतलब जल का घुलनशील है या ये वसा का घुलनशील है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शैवाल में क्या है कि शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फ्राइकोलॉजी। फ्राइकोलॉजी है ये, फ्राइकोलॉजी। अब आगे देखेंगे कि कवक के अध्ययन को भी कहते हैं कि माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये फ्राइकोलॉजी है, लेकिन कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। तो इसका अगर आप, ये शैवाल जो है तो बाहर होता है, जहाँ बारिश होती है, जमता है, ये तो बाहर है, तो ये फ्राइकोलॉजी।
और कवक जो होता है तो घर के अंदर होता है, फफूंद तो है कवक। तो आप ब्रेड वगैरह में देखते हैं कि कई दिनों रखने पर या उसमें थोड़ा सा पानी, एक बूंद पानी डाल दीजिए कवक कवक में या ब्रेड में कहीं, और फिर उसको, तो वो 2-4 दिन में वो जो है तो फफूंद बन जाता है उसमें। तो कवक जो है तो माइकोलॉजी मतलब घर के अंदर होता है, तो उसको ऐसे हम समझ सकते हैं। तो शैवाल के अध्ययन का हम क्या कहते हैं, फ्राइकोलॉजी हो गया, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। एक तो शैवाल का एक है कोलेरा, जिसे अंतरिक्ष में शैवाल लेकर के जाते हैं, इसे अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। इसको अंतरिक्ष में ले जा करके वहाँ खाया जाता है क्योंकि जल्दी ख़राब नहीं होता है, इससे ये प्रोटीन युक्त होता है। कोलेरा, इसका नाम क्या है, कोलेरा, ये पूछा है कई बार। कोलेरा जो है तो अंतरिक्ष शैवाल हो गया, और इसे अंतरिक्ष में ले जाकर कई दिनों तक वहाँ स्पेस सेंटर में लेके जाते हैं इसको खाने के लिए। इसी क्षेत्र में जो है तो एक अल्वा, माफ़ करिएगा, अल्वा नाम का एक शैवाल होता है जिसे समुद्री सलाद कहते हैं। समुद्री सलाद, ये जो है तो जापान के लोग इसे यूज करते हैं समुद्री सलाद के रूप में। जापान के लोग ज़्यादातर इसे यूज करते हैं उसमें सलाद के रूप में। इसी में से आप माफ़ करिएगा, इसी में से और एक तो अम्बलकस शैवाल है, एक अम्बलकस शैवाल है जो भारत में मतलब इस शैवाल का जो है तो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। अम्बलकस का एक अल्वा हो गया, ये अम्बलकस, एक तो ये अम्बलकस हो गया, और एक अल्वा हो गया जो ये समुद्र सलाद कहते हैं, इसको जापान के लोग कहते हैं। और एक कोलेरा, ये कोलेरा जो है तो अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। और इसी में अगर देखेंगे कि शैवाल जो है तो शैवाल के और प्रकार से होते हैं, हरा वर्णक हो गया, लाल वर्णक हो गया, भूरा हो गया, इनके भी कुछ यह वैज्ञानिकी नाम है। लेकिन अगर इससे पूछता है कि सबसे छोटा एक कोष की शैवाल कौन सा है, सबसे छोटा शैवाल कौन सा है, तो सबसे छोटा शैवाल अगर जानना है तो ये सबसे छोटा जो है तो एसीटा वलेरिया सबसे छोटा शैवाल है, एसीटा। और सबसे बड़ा तो माइक्रोसिस्टिस, सबसे बड़ा क्या है, माइक्रोसिस्टिस, सबसे बड़ा माइक्रोसिस्टिस हो गया, सबसे छोटा एसीटा हो गया। और एक अल्वा है जो समुद्री सलाद है जो जापान के लोग यूज करते हैं। और भारत का जो है तो अम्बलकस है जो भारत के लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। और कोलेरा जो है तो अंतरिक्ष में ले जा कर के हम यूज करते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं उसको, जो स्पेस सेंटर में ले जाते हैं, कई दिनों तक ख़राब नहीं होता वो। और कवक को देखिए, ये सब क्या है, थैलोफाइट के अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत। ये फफूंद रूप में होता है, ये परपोषी होता है। शैवाल के जैसा या तो स्वपोषी नहीं होता, वो हरे रंग का नहीं होता, उसमें पर्णहरित नहीं पाए जाते, क्लोरोफिल नहीं होता इसमें, उसमें क्लोरोफिल होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी होते हैं। और कवक जो है तो परपोषी होता है, ये अपना भोजन नहीं बनाता खुद। इसके अध्ययन को, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। उसको फ्राइकोलॉजी कहते हैं, इसको माइकोलॉजी। किसको फ्राइकोलॉजी, शैवाल बाहर पानी कीचड़ में होता है तो उसको फ्राइकोलॉजी याद रखिए। माइको का मतलब मेरा है, ऐसा करके ध्यान रखिए। कवक घर के अंदर होता है, रोटियों में, ब्रेड वगैरह में, तो ऐसे माइकोलॉजी का याद कर सकते हैं। इसमें कवक होता कहाँ कहाँ है, रोटी में होता है, ब्रेड में होता है। एक रोटी ब्रेड में बन जाता है। इसमें अगर ब्रेड में थोड़ा सा अगर एक किनारे पानी डाल दीजिए, कहीं पे पानी हो जाएगा, रख दीजिए, तो सुबह तक में उसमें फफूंद लग जाएगा, कवक आ जाएगा उसमें। और इसी में जो है तो कवक के कारण जो कवक, वैसे तो इसमें कवक की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं वो भी देखना चाहिए कि कवक के वजह से कौन कौन से रोग होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो मूंगफली में टीका रोग होता है, एक मूंगफली में क्या होता है, एक टीका रोग होता है। किसके कारण से होता है, कवक के। गन्ने का लाल हो जाना, वो भी जो है तो किसका कारण है, कवक का। बाकी का अगर आप देखेंगे कि विषाणु जनित रोग होता है, वो आगे चल करके हम देखेंगे कि रोग भी होते हैं। तो एक वायरस से रोग होता है, वायरस से, जीवाणु से भी होता है, बैक्टीरिया से होता है, एक फिर कवक से तो होता ही है। कवक से और भी रोग होते हैं, ये देखिए दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये सब कवक से होते हैं। और अगर देखेंगे कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु यानी वायरस से, जो कोरोना वायरस है तो ये वायरस से ही हो रहा है, ये
इसमें जीवाणु से नहीं हो रहा, तो विषाणु से क्या है, एड्स है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू है हो गया, ट्रिकोमा हो गया, और एक मेनिनजाइट्स, मेनिनजाइट्स जो है तो ब्रेन की बीमारी है, खसरा है, रेबीज है, ये सब क्या है, विषाणु से होते हैं। गलसुआ, पोलियो, पीलिया, ये सारी चीज़ें विषाणु से। वहीं जीवाणु से जो होते हैं, जीवाणु की खोज, अच्छा ये विषाणु की खोज जो है तो इवान भिस्की ने किया था, और जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। और जीवाणु से भी रोग होते हैं, गनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, टाइफाइड हो गया। अच्छा आप बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि मलेरिया किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजुआ से, किससे होता है मलेरिया? क्योंकि कवक से तो हमने देखा दाद, खाज, खुजली होती है, गंजापन होता है कवक से। और इसी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का निर्माण करते हुए नेटोटेम नाम का एक कवक से बनाया था। इसी कवक से ही क्या हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के ने क्या किया था, इसी कवक से जो पेंसिलिन की खोज के निर्माण करता जो क्या थे, नेटोटेम नामक कवक से बनाया था पेंसिलिन की दवाई। जब आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन के, उन्होंने नेटोटेम कवक से बनाया था। ये भी हो गया कवक, माइकोलॉजी हो गया, फ्राइकोलॉजी, शैवाल वाल हो गया। अब जीवाणु देखते हैं क्या इसमें। जीवाणु एक कोष की जीव होता है, ये हरित लवक रहित होता है, यानी जैसे कि इसमें क्लोरोफिल टाइप का नहीं होता कि यह हरित पर्णहरित है, कि इसमें यह स्वपोषी होते हैं, ये भी परपोषी ही होते हैं। बैक्टीरिया जो होता है तो इसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं होता, ये एक कोष की जीव होते हैं। आप हमें बताइएगा कि पैरामीशियम और अमीबा कैसे कोष की, एक कोष की या दो कोष की है। इन्हें माइक्रोस्कोप के, ये बहुत छोटे होते हैं जीवाणु, इन्हें माइक्रोस्कोप ऐसा है जिसके माध्यम से 1000 गुना ज़्यादा दिखता है माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप कितना भी छोटा छोटा जीव है तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उस चीज़ को देख सकते हैं। ये ब्लड के अंदर जो छोटे छोटे वायरस आप कह सकते हैं उन्हें, जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होती है, जो बैक्टीरिया होती है तो उसके छोटे छोटे होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं। इन्हें जनन, इसमें जनन विखंडन के रूप में होता है। ऐसा नहीं होता कि एक का हो गया, एक हुआ, दो हुआ तो फिर एक दो कर रहा है तो दो चार कर रहा है तो चार, फिर चार दो कर रहे हैं तो उसमें ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। मतलब एक गुच्छे के रूप में विखंडन, जनन जो होता है, इनका बढ़ना शरीर के अंदर होता रहता है। ये ज़्यादातर मिट्टी, धरातल, जल के पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेट में भी पाए जाते हैं। ये जीवाणु बैक्टीरिया जो है तो हर जगह पाया जाता है, कहीं मिट्टी में भी, मृदा में भी पाया जाएगा। जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी है, जमा हो गया पानी, वहाँ हर जगह मच्छर हो गया, चारों तरफ से वहीं ये बैक्टीरिया उपलब्ध रहेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी में कितने करोड़, 4 करोड़ जीवाणु होते हैं। हालांकि दिखते नहीं, वो बहुत से छोटे होते हैं। इनको किसके माध्यम से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप। 3-4 चीज़ें हमने बताया आपको। फ्राइकोलॉजी उसके अध्ययन को कहते हैं शैवाल को, माइकोलॉजी जो है तो कवक के अध्ययन को कहते हैं, और जीवाणु जो है तो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। और मिलता कहाँ है, इनका विखंडन जो है तो, जनन जो है तो विखंडन के रूप में होता है, बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ता है। और 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु होते हैं। आप बताइएगा हमें। अच्छा, ये जीवाणु की खोज कौन किया था, लीवेनहॉक ने किया था। कौन किया था, लीवेनहॉक। 1 लीटर पानी में 10 लाख जीवाणु होते हैं। ये सवाल पूछा गया, इसलिए हम ये लाइन लिए हैं इसमें कि 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु होते हैं, वहीं 1 लीटर पानी में 10 लाख जीवाणु होते हैं। आइए हम देखेंगे कि लाइकेन क्या है। ये सब थैलोफाइटा का चल रहा है अभी तक। थैलोफाइटा का, ये पादप जगत का या वनस्पत जगत का वर्गीकरण है। तो थैलोफाइटा जो है तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आ रहे हैं। ये लाइकेन को देखते हैं। लाइकेन में कवक एवं शैवाल दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये आप उभय रूप में समझ सकते हैं इसको। पानी की व्यवस्था जो है तो कवक करता है, और भोजन जो है तो शैवाल बनाता है। लाइकेन सामान्यतः ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है। मतलब आप ठंडे प्रदेशों की बात करें तो लाइकेन कहाँ मिलता है, अगर ध्रुवीय प्रदेशों में, तो मतलब ठंडे प्रदेशों में, दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जहाँ सूर्य 6-6 महीने में आता है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। लाइकेन जो है तो एक कवक और शैवाल दोनों के गुण पाए जाते हैं। जो कवक की है तो वो पानी की व्यवस्था करता है। कवक पानी ला के, मतलब पानी पा गया तो वो कवक काम कर लिया, और भोजन जो है तो फिर शैवाल तैयार करता है, वहाँ फिर शैवाल तैयार हो गया।
अब आ गए हम ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा के बारे में हमने देखा कि कवक, शैवाल, जीवाणु हो गया, लाइकेन हो गया। ब्रायोफाइटा में क्या है, इसे वनस्पति क्षेत्र का उभयचर कहा जाता है, वही है जो लाइकेन है। इसमें ब्रायोफाइटा, लेकिन वो लाइकेन जो है तो उसी में आ रहा है थैलोफाइटा में। ब्रायोफाइटा इसे वनस्पति क्षेत्र का क्या है, ये उभयचर कहा जाता है। ये थल, स्थल और जल दोनों जगह पाया जाता है। थैलोफाइटा एवं ट्रैकियोफाइटा के बीच की कड़ी माना जाता है ये। यहाँ छायादार एवं नम क्षेत्र पाया जाता है, यानी दलदल भी मान सकते हैं। अमेज़न पर्वत जो ऑस्ट्रेलिया में है, अमेज़न जंगल जहाँ भी आग लगी थी, उसको हम इसे ब्रायोफाइटा के नाम से ध्यान में रख सकते हैं। जहाँ मतलब बीच की कड़ी, वहाँ पे देखेंगे ऊपर से एकदम हरा भरा दिखेगा, नीचे दलदल सा है। इसमें छायादार और नम क्षेत्र पाए जाते हैं। नम से याद आता है रामसर भूमि। 1971 2 फरवरी 1971 2 फरवरी 1971 में एक बैठक हुई थी, उसमें रामसर की बात कही गई। रामसर का मतलब होता है दल या दम, मतलब नम भूमि के संरक्षण की बात कही गई थी रामसर भूमि में। ये इराक में शायद इसका सम्मेलन हुआ था 1971 2 फरवरी, इसीलिए इसको रामसर भूमि 2 फरवरी भी मनाते हैं इसका। तो आगे देखते हैं हम इसे ब्रायोफाइटा में कि क्या क्या है। इसे छायादार हो गई, ये वनस्पति उभयचर हो गया, मतलब उभयचर कह सकते हैं इसको, यानी ये बीच की कड़ी है इसमें। ट्रैकियोफाइटा, क्योंकि थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया और ट्रैकियोफाइटा हो गया, तो ट्रैकियोफाइटा और थैलोफाइटा के बीच की कड़ी को ब्रायोफाइटा कह सकते हैं। यह वनस्पति वर्ग का एम्फीबिया कहा जाता है और बाढ़ रोकने में सहायक होता है। वनस्पति का तो ये एम्फीबिया हो गया ये, और ये बाढ़ रोकने में सहायक होता है। ज़्यादातर पेड़ पौधे छायादार होंगे तो मिट्टी के कटाव को रोकेंगे ही, बाढ़ को रोकेंगे ही। कटाव, मिट्टी का कटाव हो गया, पानी का रुकावट आएगा इसमें। ट्रैकियोफाइटा में क्या है देखते हैं। इसमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं और ये ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम में बटे होते हैं। इसमें ट्रैकियोफाइटा में क्या है, ट्रैकियोफाइटा जो है तो 3 प्रकार से होता है। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि एक तो टेरिडोफाइटा होता है और अनावृत्ति होता है और आवृत्ति होता है। तो इसी में अनावृत्ति में जो है तो जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं इसको, आवृत्ति बीज भी कहते हैं, और इसमें जो है तो फर्म होता है एक। इसका सबसे बड़ा क्या है उदाहरण, फर्म है। अनावृत्ति को देखते हैं कि इसमें टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा क्या है सबसे पहले देखें। ऐसे पादप वनस्पति जिनका शरीर विभिन्न भागों में विभक्त रहता है, वनस्पतियों के विभिन्न भागों में विभक्त रहता है। इसमें पुष्प हो गया, बीज का निर्माण एवं पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है टेरिडोफाइटा में। जैसे फर्न होता है, इसमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता। ये बीज रहित पौधा है टेरिडोफाइटा। इसमें ये इसे बीज रहित पौधा भी कह सकते हैं टेरिडोफाइटा को। हालांकि आगे चल करके इसका जो वर्गीकरण भी किया गया है तो इसमें सारे बीज लगभग आ जाएंगे, लेकिन फर्न को हम लेकर के चल सकते हैं कि इसमें बीज रहित होता है। आगे देखते हैं इसमें टेरिडोफाइटा को जो 2 भागों में विभाजित किया गया, ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत ही आएगा ये अनावृत्ति और ये उसी का जिम्नोस्पर्म एंजाइमोस्पर्म होता है। तो अनावृत्ति में ऐसा इसको समझ सकते हैं कि ये खुले बीज होते हैं जिनके ऊपर कवर नहीं होता, ये अनावृत्ति होता है। ये हालांकि ये पुष्पी पौधे भी आते हैं, इनको अलग वर्गीकरण करेंगे तो ये पुष्पी पौधों की श्रेणी में भी आते हैं। अनावृत्ति का तात्पर्य है खुले हुए बीज से, या नग्न बीज कह सकते हैं इसको। इसके बीज जो है तो किसी बंद फल में नहीं रहते। अनावृत्ति क्या होता है कि ये खुला हुआ होता है, इसके किसी बीज बंद में नहीं या बंद फलों में नहीं है। इसमें सबसे बड़ा अंडाणु शुक्राणु जो है तो साइकस का होता है। इसमें अनावृत्ति में जो है तो एक सबसे बड़ा अंडाणु शुक्राणु किसमें होता है, साइकस का होता है। ये सवाल पूछा गया था, इसीलिए लिया गया है, यहाँ पे एक नोट के रूप में ले लिए गए इसको। तो सबसे बड़ा अनावृत्ति में क्या होता है, अनावृत्ति में सबसे बड़ा शुक्राणु अंडाणु किसका, साइकस का। इसी साइकस के तत्वों से क्या करते हैं, साबूदाना का निर्माण। आप लोगों ने खाया होगा साबूदाना। साबूदाना का क्या होता है, निर्माण होता है इसी किसमें, साइकस के। इसे सैगो का नाम भी, सैगो का निर्माण किया जाता है, इसे सैगो भी कहते हैं इसमें, क्योंकि ये साइकस के तनों से इसमें क्या होता है, मंड निकलता है। एक मंड निकाल करके आप कह सकते हैं कि मंड निकाल करके साबूदाना का निर्माण किया जाता है। इसी में जो है तो इसी को सैगो भी कहते हैं, सैगो इसमें आता है। ये जो है तो साइकस
के तनों से आप कह सकते हैं, साइकस के तनों से, इसलिए मतलब सबसे बड़ा जो है तो अंडाणु शुक्राणु साइकस का होता है। इसी साइकस के तनों से, एक साइकस पेड़ है, उसी के तनों से मंड निकाल कर, उसका मंड निकाल करके साबूदाना का निर्माण करते हैं। इसी साइकस के तत्वों से साबूदाना का निर्माण होता है। क्या होता है? इसी साइकस के तत्वों से साबूदाना का निर्माण होता है और इसे चीड़, देवदार, अनावृत्ति, जिम्नोस्पर्म होता है। इसको क्या होता है? चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ये सब क्या है? अनावृत्ति है। मतलब इसमें इनके पौधों या फलों में क्या होता है कि कवर नहीं होता, यानी नग्न बीज होते हैं। और चीड़ से ही क्या करते हैं? तारपीन का तेल बनाते हैं। तारपीन का तेल कहाँ किसे बनता है? चीड़, देवदार, ये सारी चीज़ें हैं तो फर्नीचर के लकड़ियों में अच्छी सुंदर जो है तो फर्नीचर की लकड़ियाँ बनती हैं इसमें, चीड़ देवदार के पेड़ों से। लेकिन चीड़ के पेड़ से ही क्या बनाया जाता है? तारपीन का तेल। और सिकोया विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ है, सिकोया। इसे जंगल का पिता भी कहते हैं। ये अमेरिका में पाया जाता है। सिकोया कहाँ पाया जाता है? अमेरिका। सिकोया पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा, जो भी कुछ विशेष चीज़ होती है वो अमेरिका में मिलती है। सिकोया कहाँ होता है? विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ है। इसे जंगल का पिता भी कहते हैं। और आप बताइएगा जंगल का आतंकवादी किसे कहते हैं? दोस्तों, अगर वीडियो आपके काम की है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमने बीच में एक बार भी नहीं बोला अभी तक। दोस्तों, हमने देख रहे हैं, सिलेबस के अनुसार देख रहे हैं पूरा एमपी टेट वर्ग 3 का। आवृत्ति बीजी के बारे में देखते हैं हम। ये बीज सदैव फल के अंदर होते हैं। अनावृत्ति जो है तो इसमें कवर नहीं होता, लेकिन आवृत्ति जो है तो ये फल के अंदर होते हैं। ये भी दो प्रकार से होते हैं आवृत्ति बीजी। एक बीजपत्री होता है और दो बीजपत्री। तो एक बीजपत्री आप ऐसे ही समझिए कि जिसके अंतर्गत एक ही, मतलब जिसके अंदर एक ही बीज हो, और द्विबीज में जिसमें मतलब निकालने पे दो टुकड़े हो जाएं या दो बीज हो। तो ऐसे क्या क्या उदाहरण है? ऐसे पौधे जिनके अंदर एक ही बीज मिलता है, जैसे मक्का हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा, लहसुन, प्याज, इटिस, मतलब बहुत सारे। तो इनमें जो है तो जब निकालेंगे तो एक बीजपत्री में सब एक ही बीज मिलता है, यानी दो टुकड़े नहीं हो सकते। द्विबीजपत्री में क्या होता है कि ऐसे पौधे जिनके दो भाग हो सकते हों, दो फलक निकलते हों, जिसमें द्विबीजपत्री में ऐसे पौधे जिनके बीज दो भाग हों, फलक द्विबीज पौधे कहलाते हैं। जैसे मूंगफली हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, और जो भी दलहनी फसलें हैं वो दो टुकड़े हो जाते हैं, वो द्विबीजपत्री आते हैं। ये सब किस में आ रहे हैं? ट्रैकोफाइटा में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा वो बीज की कड़ी है, थैलोफाइटा ट्रैकोफाइटा का। और ये ट्रैकोफाइटा जो है तो इसमें 3 प्रकार से होते हैं। ट्रैकोफाइटा में टेरिडोफाइटा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण फर्न है। और फिर आगे चल करके इसमें अनावृत्ति जो पुष्पी पौधों की श्रेणी में आते हैं, और आवृत्ति बीजी। अनावृत्ति जो जिसके ऊपर कवर नहीं होता, और फिर जिसके अंदर कवर होता है वो आवृत्ति बीजी होता है, उनके ऊपर कवर होता है। इसी की श्रेणी में देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के रूप में कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है तो हरे पौधे के द्वारा क्या करता है? ये तो हरे पौधे के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। इसे स्वपोषी कहते हैं पेड़ पौधों को। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते। पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में स्थित होता है क्लोरोप्लास्ट। अगर उदाहरण ये ऑप्शन में देख क्लोरोप्लास्ट तो ठीक है, नहीं तो ये हरित लवक में इसमें एक हरित कोशिका होती है। क्या पाई जाते हैं? हरित कोशिका पाई जाती है, जिसे हम क्लोरोफिल या पर्णरहित या हरे भरे पौधे के रूप में हम कह सकते हैं। उसकी पत्तियां हरी होती हैं, तो इसी क्लोरोफिल के वजह से होती है। पेड़ पौधों का जो हरा पेड़ पौधा होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये जल एवं CO2 से कार्बनिक निर्माण करता है। जो ये क्लोरोफिल तो ऊपर से हमें सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है, वायुमंडल से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिल रहा है हमें वायुमंडल से। लेकिन जल जो है तो ये जाइलम ऊतक द्वारा क्या करता है? वहाँ नीचे से जल का अधिग्रहण करता है और तनों के माध्यम से ऊपर लेकर के आता है, और ऊपर ला करके जल का और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों मिल करके क्या करते हैं? कार्बनिक निर्माण करते हैं। दोस्तों, आप अपने हाथों से नोट्स बनाइएगा। नोट्स आपने अच्छे से बनाया तो सफलता की गारंटी। आपके घर में एक सरकारी सीट होगी। नोट्स बनाइए, दूसरों पर भरोसा मत करिए। खुद का बनाया हुआ नोट आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ऐसे यौगिक का निर्माण होता है नीचे जल से, वो जल अधिग्रहण करता है, ऊपर से वायुमंडल से आपको क्या मिलेगा? CO2 मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो CO2 मिल रही है, और सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से मिल रहे हैं। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो जल मिट्टी से मूल रूप द्वारा अवशोषित होकर के आता ही है,
जाइलम के माध्यम से ऊतक जो है तो की मदद से वो तनों तक पहुँचाएगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्राप्त करके, मतलब फिर ये तीनों जो है तो एक क्या करता है, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। और इसी कार्बनिक यौगिक का जब निर्माण होता है तो इसी में खाद्य कार्बोहाइड्रेट बनता है पौधे के लिए। और सब ये जो कार्बनिक निर्माण, ये जो प्रक्रिया होती है, खाद्य निर्माण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है ये? प्रकाश संश्लेषण होता है। ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेता है, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन वो O2 निष्कासित करता है, छोड़ता है। क्या करता है? O2 निष्कासित करता है। और पौधे के हरे भाग और सौर ऊर्जा ग्रहण करके CO2 ली जाती है और मृदा से H2O, एक कार्बनिक यौगिक निर्माण करता है। इसमें एक सूत्र बनता है, वो आप देखिएगा उसमें। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? लाल रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के पेड़ पत्ती क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं, उसी में मैग्नीशियम भी मिलता है, लेकिन क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। और उसमें लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक क्रिया किसमें होती है? प्रकाश का रंग जो है तो लगभग लाल होता है सर्वाधिक, इसके बाद फिर लाल रंग के बाद फिर बैगनी में ज़्यादातर करता है। लेकिन अगर प्रकाश लाल है तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे भोजन स्वयं अपना बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से वो अपना भोजन बनाते हैं। इनसे पेड़ पौधे तो ये प्राथमिक उत्पादक भी हम कह सकते हैं। आप पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1935 में। तो ये इसमें पेड़ पौधे जो हैं तो प्राथमिक उत्पादक में भी आएंगे। तो ये इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण है। इसमें से कुछ ऐसे सवाल बनते रहते हैं कि पौधे की पत्तियों में क्या बनता है, पेड़ की जड़ों में क्या होता है। जड़ों में जाइलम होता है, पर पौधों पे क्लोरोफिल होता है और मैग्नीशियम भी है इसमें। एक खाद्य जो है तो अपना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे। कुछ फलों के खाने योग्य उनका नाम देखते हैं क्या है। कुछ फलों के, सेब और नाशपाती में का हम क्या खाते हैं? जो सेब हम खाते हैं वो कौन सा भाग है उसका? इसको हम क्या कहते हैं? पुष्पासन। जो सेब है, नाशपाती क्या है? वो पुष्पासन है। फूल का एक ये फूल है, फल है, तो उसका सबसे भाग क्या है? उसका पुष्पासन हो गया। केले का क्या हो गया? मध्य भाग कह सकते हैं, अंतर्वीति भी कह सकते हैं। इसे मध्य भाग, केले का आप छिलका निकालिए, मध्य भाग मिलता है। गेहूं में क्या होता है? भ्रूण होता है। जो गेहूं से आटा बनाते हैं हम, वो क्या होता है? गेहूं भ्रूण कह सकते हैं हम। केला नाशपाती वो पुष्पासन हो गया। केला क्या हो गया? अंतः भाग, मध्य भाग हो गया। गेहूं क्या है? ये भ्रूण हो गया। नारियल का क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। देखिए इसमें कुछ हम नोट लेकर के चलते हैं। इसमें नोट लगाया है, इसे आप 10 रुपये का नोट कह सकते हैं, इसको माफ़ करिएगा। तो नोट में क्या है? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के हम चलेंगे। इसमें यूकेलिप्टिस के बारे में कहा गया है। देखिए क्या है, यूकेलिप्टिस जो है तो सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी। आवृत्ति बीजी मतलब क्या होता है? जो कवर वाला हो। अनावृत्ति मतलब बिना कवर का, नग्न बीज कह सकते हैं उसको। यूकेलिप्टिस जो है तो इसे, यूकेलिप्टिस को ही जंगल का आतंकवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? आतंकवादी। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पानी का ग्रहण कर लेता है, आसपास के पेड़ पौधों को और को नष्ट कर देता है, और ज़मीन वहाँ के बंजर टाइप की हो जाती है। पानी सब ग्रहण कर लेता है, उस दूसरे पेड़ पौधों को नहीं मिलता। विक्टोरिया रीजिया सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा होता है। यूकेलिप्टिस जंगल का आतंकवादी होता है। और सिकोया जो है तो विश्व का सबसे बड़ा, जंगल का पिता कहा जाता है, जो अमेरिका मिलता है। सिकोया है ये। यूकेलिप्टिस सबसे बड़ा आवृत्तिबीजी पौधा हो गया। यूकेलिप्टिस जो है तो जंगल का आतंकवादी भी कहते हैं। सिकोया विश्व का सबसे बड़ा है, जो अमेरिका में पाया जाता है। विक्टोरिया रीजिया सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा। विक्टोरिया रीजिया क्या है? सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा हो गया। हाइबिचिया बाइने, ये भारी लकड़ी वाला पौधा है, हाइबिचिया। विक्टोरिया रीजिया क्या है? सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है विक्टोरिया रीजिया। फिर हाइबिचिया जो है तो सबसे भारी पौधा है, भारी लकड़ी वाला हो गया। ओक्रोमा लोगोपस जो है, ओक्रोमा, ये सबसे हल्की लकड़ी का है। अब देखिएगा, माचिस की तीलियां भी शायद इसी लकड़ी से बनाई जाती है, ओक्रोमा लोकोपस से।
हाइबिचिया जो है तो ये सबसे भारी है, और विक्टोरिया जो है तो सबसे बड़ी पत्ती वाला हो गया। घटपर्णी का एक, घटपर्णी से आता है, रिलेट करता है, ये सीटेट में पूछा गया था 2019 में। घटपर्णी नेपेंथिस, ये नेपेंथिस जो है तो मेघालय में पाया जाता है, और इसे इसका जो है तो ये मेढक और कीड़े मकोड़ों और चूहों को अपने फूलों में फंसा करके खा जाता है। ये इसका पहले ये गोलाकार, ये खुला रहता है, अगर इसके नज़दीक जाएंगे तो एक विशेष तरह की गंध छोड़ता है ये पौधा, तो इसके वजह से, महक के वजह से कुछ ये जीव जंतु कीड़े मकोड़े उसके पास पहुंचते हैं, और जैसे उसके अंदर घुसते हैं वो उसके ऊपर से ये बंद हो जाता है। तो इस तरह से चूहों को, कीड़े मकोड़ों को ये घटपर्णी नेपेंथिस ये भारत के पूर्वांचल एरिया में पाया जाता है, जिसे नेफा भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एरिया, वहाँ मिलता है ये नेफा में, मेघालय में, घटपर्णी नेपेंथिस। पौधों को जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में एक जाइलम और फ्लोएम होता है, तो जाइलम का काम क्या होता है, ये ऊतक है। पौधों में जल का अधिग्रहण जो है तो जाइलम के द्वारा होता है। ये नीचे ज़मीन से ऊपर, जाइलम ही ऊपर तने तक पानी को लेके जाता है। फाख्ता चिड़िया, फाख्ता चिड़िया जो है, नागफनी, ये फाख्ता चिड़िया इसलिए लिया गया है कि ये पूछा गया था सवाल, कैक्टस में अपना घोंसला बनाती है। नागफनी जो होता है कैक्टस या झाड़ियों में, ये क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। और एक मैना जो है तो अपना सिर हिलाते हुए चलती है, आगे पीछे करके चलती है। और एक उल्लू होता है जो अपने 360 डिग्री में जो अपना पूरा सिर इधर आगे से पीछे की ओर घुमा सकता है। ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण हरे रंग में होता है क्योंकि ये कांटेदार होते हैं। अन्य पौधों में लाल रंग में। हमने आपको बताया था पहले प्रकाश संश्लेषण पढ़ने के टाइम पे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है तो लाल रंग में होती है, सबसे ज़्यादा लाल रंग में होती है, फिर बैगनी में होती है। लेकिन नागफनी के पेड़ में प्रकाश संश्लेषण हरे रंग में होता है। हरे रंग में होता है, उसका हरा पौधा की वजह से तो प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे में, उसके पर्णहरित पत्तियाँ हरी होती हैं तो, लेकिन प्रकाश संश्लेषण होता है लाल रंग में सबसे ज़्यादा। लेकिन नागफनी में किस कलर में होता है, हरे रंग में होता है। अब देखते हैं कुछ महत्व। दोस्तों पौधों में तने का महत्व देखते हैं कि पौधों में तने का महत्व क्या होता है। तना पौधे के बाहर का भाग होता है। तना हरे एवं भूरे रंग का होता है। जैसे तना क्या होता है, जब आप बड़े बड़े पेड़ों को देखते हैं तो जो बाहर की कड़ी होती है, जो मोटा सा होता है, वो क्या होता है, तना होता है। इसी में जो है तो तने में ज़मीन के नीचे कुछ, जैसे देखिए बाकी का तना जो है तो बाहर का तो होता है, लेकिन आलू और अदरक, ये पूछा गया था, सीटेट में पूछा गया था। आलू और अदरक जो है तो कुछ पौधों के तने की ज़मीन के नीचे होते हैं। तो किसका, आलू और अदरक का जो तना है तो ज़मीन के नीचे होता है। ये आलू और अदरक जो बनता है तो ये ज़मीन के नीचे होता है और ये तना है, इसलिए पूछा गया था। बाकी का जो पौधे हैं तो वो तना तो आप जानते ही हैं, जड़ और तना होता है, लेकिन जड़ ज़मीन के अंदर होता है और तना जो है तो बाहर होता है। तो ज़मीन के नीचे जो होता है तो ये जड़ हो गया। तने ज़मीन के नीचे आलू और अदरक के होते हैं, बाकी के जो है तो बाहर होते हैं। इन्हीं तने से टहनियाँ, पत्तियाँ निकलती हैं। इनका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि जड़ों द्वारा जल का अधिग्रहण करके क्या करता है, तनों तक, ये टहनियाँ पत्तियों तक पहुंचाता है। ये क्रिया जो है तो जाइलम के ऊतक द्वारा होता है। ये जल को ऊपर तक पहुंचाता है, कौन, जाइलम पहुंचाता है। तो पौधे में तने का महत्व है और जड़ों का महत्व अलग है। जड़ों का महत्व देखते हैं। पेड़ पौधे का ये भाग चल रहा है, हमारे पेड़ पौधे, आसपास के पेड़ पौधे जो भी हैं, तो ये पौधों में जड़ का महत्व देखिए क्या है। यह पौधा जो है तो महत्वपूर्ण भाग है। पौधे का क्या है, महत्वपूर्ण भाग है जो भूमि के अंदर होता है। जड़ है मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। एक तो मुसला जड़ होगा जो ज़मीन के अंदर होगा, मोटा सा, और एक पतला सा झकड़ा जड़ होगा ऐसे। तो झकड़ा जड़ हो गया और एक मुसला जड़ हो गया। मुसला जड़ के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से आता है। मुसला जड़ में मूली है, गाजर, सलजम, मटर, चना, जामुन और पेड़ पौधे जो हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं सब उनके बड़े बड़े वृक्ष हैं जो, उनका मुसला जड़ ही होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये मटर और चना, सलगम, मूली, गाजर, सलगम का तो आपको ध्यान है कि ये मूसलाधार इनकी जड़ होती हैं, लेकिन आपको मटर और चना याद रखना है, इसकी भी जड़ें जो है तो झकड़ा नहीं होती, मूसलाधार होती हैं। झकड़ा जड़ कौन कौन से होते हैं, इसमें गेहूँ, गन्ना का भी होता है, घास है, मक्का है, प्याज है, लहसुन और प्याज, ये दोनों पूछा गया था। और मटर चना हो सकता है कि अगली बार पूछ ले। तो मटर चना जो है तो
जड़ में आते हैं, और ये प्याज और लहसुन ये सब क्या है, झकड़ा जड़ में आती है। देखिए पौधे का वर्गीकरण फिर आगे क्या, माफ़ करिएगा, ये कुछ टूल्स हैं, डिवाइस है। पौधों के प्रकार, पौधों के प्रकार में शाक, यानी ये शाक जो है तो ये 4 प्रकार से मिलेगा ये पौधे के प्रकार यहाँ पे। तो ये शाक ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत कोमल होते हैं। इनका तना आप समझिए, तना तो हम पढ़ के आ गए हैं कि तना क्या होता है। तो ये क्या है कि सबसे हरा हरा रंग का तना होता है, ये बहुत कोमल होते हैं, जैसे आप साग सब्जियां भी कह सकते हैं। तो साग में क्या आता है, पालक है, मेथी है, धनिया है, ये सब क्या है, साग पेड़ के अंतर्गत आएंगे। पौधों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिट 3 पढ़ रहे हैं हम, क्लास 3 EVS का 3 है, हम वर्ग 3 एम्पिटेट को लेकर के चल रहे हैं। तो हमने अभी तक लास्ट में जीव जंतुओं के बारे में पढ़ लिया, परिवार के बारे में पढ़ लिया था। कुछ चीज़ें जो छोटी होंगी वो हम आगे चल करके उसको कवर करेंगे। और जो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसमें आप बताइएगा कि क्या क्वेश्चन को भी हम इसमें इंक्लूड करें, कुछ इससे रिलेट करके क्वेश्चन को लेकर के चले जो प्रीवियस ईयर में आए हुए, चाहे यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो, उनसे रिलेट करके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है क्या हम उसको लेकर के चले इसमें, या फिर हम ऐसे ही थ्योरिकल लेकर के चलते हैं। दोस्तों अगर आप नोट्स बनाए हैं तो नोट्स ही आपके लिए काफ़ी, बिना नोट्स के आप भूल जाएंगे जो पढ़ रहे हैं, फिर उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो आपके घर में एक सरकारी सीट पक्की है, आप समझिए। तो हमने देखा साग के बारे में, ये पालक और मेथी होते हैं, साग यानी साग सब्जियों से ध्यान रखिए। झाड़ी में क्या होता है कि ये साग से थोड़े बड़े पौधे होते हैं, थोड़ा मोटा होता है ये, इनका तना जो है तो थोड़ा मोटा होता है इनसे, और ये कुछ शाखाएं, कई शाखाएं इनमें से निकलते हैं। जैसे गुलाब को देखेगा, ये झाड़ियों के रूप में होता है, कांटेदार होते हैं। जो भी पौधे कांटेदार झाड़ियोंदार हो वो सब क्या आएंगे इसमें, झाड़ियों की श्रेणी में आते हैं। वृक्ष क्या होता है, वृक्ष यानी इनका आकार बड़ा होता है, विशाल होता है, जो मूसलाधार जड़ होती हैं जिनके, इनमें बहुत सी शाखाएं होती हैं, टहनियाँ होती हैं। तना है, इनका जो तना है भूरे रंग का होता है, अमूमन भूरे रंग का होता है, ज़्यादातर नहीं कह सकते, ज़्यादातर। लेकिन इसमें आम और जामुन, पीपल है, नीम है, सब आएंगे इसमें वृक्ष में। और कुछ वृक्ष जो है तो लताएं के रूप में होती है। लताओं के रूप में कैसे, लताएं कैसे, ये पौधे सीधे खड़े नहीं होते। लताएं यानी बिछी हुई या किसी के सहारे पे चलने वाले, इन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें विसर्जी लता, 2 भागों में बांटा गया, विसर्जी लता हो गया, एक आरोही लता। तो विसर्जी लता जो है तो ये किस में आ रहे हैं, ये लताओं में आ रहे हैं, ये ज़मीन पर फैल जाते हैं विसर्जी लता। जैसे खीरा हो गया, तरबूज है, खरबूजा हो गया, पुदीना हो गया, ये सब क्या है, ज़मीन पर लेट के फैलने वाले हैं, ये लताएँ होती हैं। एक इसी में आरोही लताएं आते हैं। तो इसमें क्या है, आरोही लता में इसे वृक्ष या बांस के सहायता से क्या करते हैं, ये खड़े हो जाते हैं। मनी प्लांट हो गया, अमर बेल हो गया, ये इसके सहारे से ऊपर तक चले जाएंगे। तो ये रहे 4 प्रकार के, वृक्ष है, लता है, शाख है, झाड़ियाँ हैं। आज यहीं तक रहेगा दोस्तों। और इसमें हम अगर पेड़ों के महत्व को देखते हैं, पेड़ के महत्व क्या है, तो हमने वर्गीकरण तो देख लिया। अगर पेड़ के महत्व या पौधों का महत्व देखते हैं कि पौधों का महत्व क्या है, तो पौधों से तो हमें हवा शुद्ध रूप में मिलती है, वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाता है, वो पर्यावरण तो संतुलन रहता ही है, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखेगा, मिट्टी के क्षरण को रोकता है। पौधों से फल फूल हमें मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के कपास, जूट, वस्त्र, ये सारी चीज़ें जो है तो पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, इमारतें बहुत सी, मतलब फर्नीचर हो गया, फैब्रिकेशन वगैरह सारी चीज़ें इसमें से निर्मित होती हैं, औषधियाँ। और सबसे ज़्यादा O2 निकलता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। सबसे ज़्यादा कहाँ ऑक्सीजन छोड़ता है, वायुमंडल को देता है पेड़ पौधे, और ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए पर्यावरण को बचाए रखने के लिए क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, तो पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, मित्रों तक पहुंचाइए। ये हम एमपी टेट वर्ग 3 का सिलेबस लेकर के चल रहे हैं, EVS का एकदम कंप्लीट लेकर के चलेंगे। जो भी सिलेबस में दिया हुआ है एक किनारे से लेकर के चलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, आह्लादित रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।